इस वीडियो में दिखाया सभी कंटेंट सिर्फ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पर्पस के लिए ही है। मेरा कोई मकसद नहीं है कि किसी भी कम्युनिटी, रिलीजन और ग्रुप को किसी भी तरह से उनके बिलीफ और उनके सेंटिमेंट्स को चोट पहुंचाऊं। तो जब से हमारे देश में फॉर्म लॉ पास किया गया है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा देश में किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। खासकर ये प्रदर्शन सबसे ज्यादा पंजाब में हो रहा है और यहाँ से एक शब्द बहुत ज्यादा बाहर और फ्रिक्वेंटली सुनने को आ रहा है, ये खालिस्तान। खालिस्तान आखिर है क्या? इससे जुड़ा हुआ एक मूवमेंट था खालिस्तानी मूवमेंट, जिसके वजह से हमारे उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा और यही ब्लू स्टार ऑपरेशन था जिसके वजह से इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। आज के वीडियो में आप सबको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि ये खालिस्तानी मूवमेंट क्या है, इस खालिस्तानी मूवमेंट को स्टार्ट करने वाला कौन है और क्यों इंदिरा गांधी को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा, ये ब्लू स्टार ऑपरेशन क्या है और क्यों इंदिरा गांधी की हत्या हुई। इस सारे टॉपिक को पूरे डिटेल में इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, तो जुड़े रहिए मेरे वीडियो के साथ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बार मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, ये जो खालिस्तान शब्द है, इसका मतलब होता है लैंड ऑफ प्योर, यानी कि एक पवित्र धरती। और ये पवित्र धरती किसको कहा जाता है? पंजाब को। और इससे जुड़ा हुआ एक मूवमेंट चलाया गया, खालिस्तानी मूवमेंट। और इस खालिस्तानी मूवमेंट का मतलब था कि ये जो आज का हमारा पंजाब है, इसको भारत से तोड़ के अलग कर दिया जाए। जैसे कश्मीर में मूवमेंट चलता है कश्मीर को आजाद कराने के लिए, वैसे ही खालिस्तानी मूवमेंट चला था पंजाब को हमारे देश से तोड़ के अलग करने के लिए। और इसी मूवमेंट को खालिस्तानी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। अगर आजादी से पहले की बात करें तो पंजाब जो आज का हमारा दिख रहा है, ये एक बहुत बड़ा पंजाब था। ऐसे में हुआ क्या कि जब बंटवारा हुआ तो पंजाब दो हिस्सों में बंट गया। जो बड़ा हिस्सा पंजाब का है वो तो चला गया पाकिस्तान में, और जो छोटा हिस्सा है वो हमारे भारत को मिला। ऐसे में हुआ क्या कि बड़े हिस्से से जितने भी सिख थे वो पलायन करके भारत की तरफ चले आए। ज्यादातर जो सिख थे वो हमारे भारत में पलायन करके आ गए और आज का जो पंजाब है उधर ही आके बस गए। इसलिए हुआ क्या कि पंजाब के अंदर हिंदुओं से ज्यादा सिख की मेजोरिटी हो गई। आजादी के बाद जो हमारे देश के अंदर पंजाब था, वहां पे एक क्षत्रिय पार्टी का उदय हुआ और उसका नाम था अकाली दल, जो आज भी है। ऐसे में अकाली दल जो था वो हमेशा सिखों की हक की लड़ाई लड़ता था और पंजाब की बातें, जो पंजाब के लोकल मुद्दा था, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने उठाया करता था। उस समय पंजाब और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में जगह कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन जो अकाली दल था वो हमेशा सिख और पंजाब मुद्दे को सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने उठाता रहता था। ऐसे में हुआ क्या कि अकाली दल का जो मेन मुद्दा था वो ये था कि पंजाब को एक ऑटोनोमस स्टेट बनाया जाए, एक अलग स्टेट बनाने की मांग थी। क्योंकि आज का जो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा है, उस समय वो भी पंजाब में था और उस समय पंजाब में भी जो हिंदुओं की आबादी थी वो सिखों से बहुत ज्यादा थी। तो अकाली दल हमेशा ये कहता था कि इन दोनों स्टेट को अलग कर दो, हमें एक अलग स्टेट दो जो जिसमें हमारी आबादी ज्यादा हो। ऐसे क्योंकि होता क्या था कि पंजाब वाज रिच इन रिसोर्सेज, उसके रिसोर्सेज को ये हरियाणा और हिमाचल प्रदेश वाले भी यूज करते थे, जो उन्हें पसंद नहीं आता था। उनका मुद्दा भी एक तरह से देखे तो वो बिल्कुल सही था। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि अकाली दल ने कभी भी स्वतंत्र देश की मांग नहीं की, उसने देश को तोड़ने की कभी बात नहीं की, उसने स्वतंत्र राज्य की मांग की थी। लेकिन उसका मांग जो था वो एक गलत था, वो एक धार्मिक वे पे था। ऐसे में 1956 में उसकी जो मांग थी उसे रिजेक्ट कर दी गई। फिर अकाली दल ने एक नया तरीका अपनाया और वो तरीका था कि लैंग्वेज के बेसिस पे पंजाब को अलग स्टेट बना दो। क्योंकि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में ज्यादातर हिंदी भाषी थे और पंजाब का जो आज का पंजाब है वो जो एरिया था वहां पे पंजाबी बोलने वाले थे। तो इस मांग को सेंट्रल गवर्नमेंट रिजेक्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमारे देश में जितने भी राज बटे हैं वो मोस्टली लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही, लैंग्वेज के बेसिस पे ही उनका बंटवारा हुआ है। तो ऐसे में उनकी मांग जो थी अब बहुत ज्यादा मजबूती से सामने आ गई। तो 1966 में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया गया और पंजाब एक स्वतंत्र राज्य बन गया और अकाली दल की बहुत ज्यादा वहां पे जीत हो गई। अब सिखों की एक बड़ी आबादी ना विदेश में भी रहती थी, आज भी रहती है, खासकर अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा में। कनाडा में तो बहुत ज्यादा रहती है सिखों की आबादी। ऐसे में उस समय जो सिखों की आबादी बाहर रहती थी वो एनआरआई जो थे, इन लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया और बाहरी विदेशों में संगठन बना के अपने आप में एक चंदा इकट्ठा किया। उस चंदे के पैसे से इन्होंने खासकर न्यूयॉर्क और कनाडा के न्यूज़पेपर जो थे उसमें ये छपवा दिया, गलत में से छपवा दिया कि जो भारत की सरकार थी उसने पंजाब को अलग कर दिया है, यानी पंजाब एक अलग देश बन गया और ये जो देश नया बना है इसका नाम खालिस्तान पड़ गया। और यहीं से खालिस्तान मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। यानी खालिस्तान का जो शुरुआत हुआ वो भारत में नहीं बल्कि अमेरिका और कनाडा में हुआ था। और इसके जो मुखिया थे खालिस्तान मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले,
वो थे जगजीत सिंह चौहान। अब भारत के अंदर भी इस खालिस्तानी मूवमेंट को स्टार्ट करना था तो किसी बड़े ऐसे इंसान को पकड़ना था जो सिखों के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो उस समय सिखों के एक गुरु हुआ करते थे, वो थे जरनैल सिंह भिंडरवाले। भिंडरवाले को ही इन खालिस्तानियों ने जो बाहर से जो फंडिंग थी वो देना शुरू किया और इनको जिम्मा दिया कि आप खालिस्तानी मूवमेंट को भारत के अंदर शुरुआत कीजिए। भिंडरावाला अकाली दल के साथ मिल गया और अकाली दल 1977 में भिंडरावाला के साथ मिलकर पहली बार कांग्रेस को हराकर पंजाब की सत्ता में आ गई। ये जो 1977 में कांग्रेस की हार हुई थी, इससे कांग्रेस बहुत ज्यादा बौखला गई थी। इसलिए कांग्रेस ने अकाली दल को तोड़ने के लिए भिंडरावाले को एक ऑफर दिया कि भिंडरावाले तुम कांग्रेस में आ जाओ और अकाली दल का साथ छोड़ दो। भिंडरावाले भी आसानी से अकाली दल का साथ छोड़ के कांग्रेस में जाके शामिल हो गया। ये आपको पता है भिंडरावाले ऐसा क्यों कर रहा था, पहले अकाली दल और फिर कांग्रेस? दरअसल भिंडरावाले एक गुप्त मिशन पे था जिसका भनक किसी को नहीं था, ना कांग्रेस को था ना अकाली दल को था। वो खालिस्तानी मूवमेंट को चलाना चाहता था। इस मूवमेंट को चलाने के लिए उसे पैसे और पावर की जरूरत थी। पैसे वो विदेशों से ले रहा था और पावर यहाँ पॉलिटिकल पार्टी से वो इकट्ठा करना चाहता था। इसीलिए वो केंद्र के अंदर घुसना चाहता था, वहां के सिस्टम पे कब्जा करना चाहता था। इसीलिए उसने अकाली दल को छोड़ के कांग्रेस का समर्थन कर दिया। अब भिंडरावाले कांग्रेस के अंदर शामिल होकर वह अकालियों को सत्ता से बेदखल करना चाह रहा था और 1980 में उसे मौका भी मिल गया। 1980 में अकाली दल हट गई सत्ता से और फिर से कांग्रेस की सत्ता 1980 में पंजाब के अंदर आ गई। ऐसे में भिंडरावाले के पास अब बहुत ज्यादा पंजाब के अंदर पावर था। जैसे ही कांग्रेस की सत्ता आई वहां पे, तो 1980 में ही निरंकारियों के एक गुरु थे। निरंकारी एक सिख होते हैं जो नॉर्मल कन्वेंशनल सिख होते हैं, उनसे थोड़ी अलग उनकी विचार होती है। जैसे सिया सुन्नी होते हैं, हमारे रिलीजन में भी बहुत सारे कास्ट होते हैं जिनके अलग अलग विचार होते हैं, वैसे निरंकारी और कन्वेंशनल सिख होते हैं। अपने अलग विचार के वजह से निरंकारी सिख के गुरु थे बाबा गुरुचरण सिंह, उनकी हत्या 1980 में ही कांग्रेस की सरकार बनते ही कर दी गई और इस हत्या का जो ब्लेम आया वो भिंडरावाले पर ही आया। फिर एक साल बाद यानी 1981 में लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई और उस हत्या का इल्जाम भी भिंडरावाले पे आया। वो हत्या इसलिए हुई थी क्योंकि 1981 में एक जनगणना हुई थी और उस जनगणना में लाला जगत नारायण ने हिंदुओं से अपील किया था कि आप जनगणना में ये बताएंगे कि आपकी जो मातृभाषा वो पंजाबी नहीं बल्कि आपकी मातृभाषा हिंदी है। इस वजह से लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई और उनके हत्या का भी इल्जाम जो आया वो भिंडरावाले पे आया। अब धीरे धीरे भिंडरावाला क्या था कि अपना असली रूप दिखा रहा था। वो एक जो गुरु के रूप में वहां पे पंजाब में प्रचलित था, अब वो एक मिलिटेंसी के रूप में फॉर्म हो रहा था। और फिर भी जो कांग्रेस थी वो अपना आंख बंद करके थी, वो भिंडरावाले के इन सभी पापों को नजरअंदाज कर रही थी कि, और ये जो कांग्रेस थी एक सांप को दूध पिला रही थी। उसे पता नहीं था कि आगे जाके यही सांप उसे डस लेगा। 1982 में ये भिंडरावाला जो था उसने एक संगठन बना लिया जिसका नाम था धर्म युद्ध मोर्चा। लेकिन इस संगठन का जो मेन मकसद था वो खालिस्तानी मूवमेंट था। इसी मूवमेंट को देखते हुए इसी संगठन ने संसद के अंदर एक बिल रखा जिसका नाम था आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। इस रिजोल्यूशन में बहुत ऐसे खतरनाक पॉइंट्स है जिसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता, जिससे उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब पढ़ा तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये रिजोल्यूशन हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसे वो पारित नहीं कर सकती क्योंकि ये जो बिल है इसके अंदर जो पॉइंट्स है वो सेपरेटिज्म मूवमेंट को दर्शाता है, यानी कि पंजाब को देश से तोड़ने की बात करता है। इसलिए वो इस बिल को कभी भी संसद के अंदर आने नहीं देंगी, पास कराना तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद धर्म युद्ध मोर्चा जो था वो पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा भीषण प्रदर्शन करने लगा। पंजाब के बाद ये जो प्रदर्शन था अब वो दिल्ली की तरफ भी जाना शुरू कर दिया था। दिल्ली में एशियन गेम था, इसलिए वहां पे एंट्री इन सबकी जो पंजाब से सिख जा रहे थे उनकी बहुत हद तक बैन थी। जो भी सिख हरियाणा के रास्ते दिल्ली जाना चाह रहे थे उनकी गहन चेकिंग करी जाती थी और उन्हें जाने से रोका जाता था क्योंकि एशियन गेम था, वो एक बहुत बड़ा मौका था हमारे देश के लिए। यहाँ पे किसी तरह के प्रदर्शन और किसी होना यानी देश की नाक कटने जैसा था। इसलिए किसी भी तरह से दिल्ली के अंदर प्रदर्शन होने से जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी वो इन सिखों को, इन धर्म युद्ध मोर्चा वालों को रोकना चाहती थी। ऐसे में ये धर्म युद्ध मोर्चा वाले बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और पंजाब के अंदर 1983 में एक बस के अंदर जा रहे 6 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे कई छिटपुट हिंसे होते रहे हैं जहां पे पंजाब के अंदर हिंदुओं को मार दिया जाता था। अब पंजाब और भिंडरावाले दोनों कांग्रेस के हाथ से बाहर जा रहे थे। पंजाब की हालत बहुत दिन पे दिन बहुत ज्यादा बदतर हो रही थी। वहां पे किसी भी हिंदू को देख के ही मार दिया जाता था।
ऐसे में भिंडरावाले को रोकना और पंजाब को बचाना बहुत जरूरी था। तो 1983 में अपनी ही सरकार को कांग्रेस ने बर्खास्त कर दिया और वहां पे एक प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। इसके बाद भिंडरावाले ने एक नया तरीका अपनाया। उसने किया क्या कि गोल्डन टेम्पल के अंदर वो अपने लोगों के साथ शामिल हो गया और वहां पे ट्रक भर भर के हथियार जमा करना शुरू कर दिया। आपको पता है गोल्डन टेम्पल के अंदर वो क्यों गया? क्योंकि गोल्डन टेम्पल के अंदर आज भी किसी भी पुलिस, वो एक धार्मिक जगह है, वहां पे पुलिस और आर्मी का घुसना पूरी तरह से मना है। वहां पे कोई भी पुलिस और आर्मी वहां नहीं जाती है। इसलिए भिंडरावाले को वो बहुत ज्यादा सेफ जगह मिला और वहां से सिखों को भड़काने का सबसे बेस्ट तरीका उसे मिल गया। इसीलिए वो गोल्डन टेम्पल के अंदर वो हाजिर हो गया। और गोल्डन टेम्पल अगर आप गए हैं ना, तो जो मंदिर परिसर बीच में है उसके पीछे एक बैठने का जगह है जिसे अकाल तख्त कहते हैं। ये अकाल तख्त का बहुत ज्यादा सिखों के अंदर महत्व है। दरअसल अकाल तख्त का मतलब होता है बैठने की जगह, और वो जो तख्त होता है वहां पे सिख धर्म के जो बड़े बड़े गुरु होते हैं उन तख्तों पे बैठते हैं। और ये जो तख्त है वो मुगल के तख्त से 1 फीट ऊंचा बनाया गया है। ये संदेश देने के लिए बनाया गया था मुगलों को कि रिलीजन इज बियॉन्ड द रूल, यानी कि जो मुगल किंग होते थे उनसे भी बढ़ के सिख धर्म है। इसीलिए अकाल तख्त को ऊपर बनाया गया और वहां जो भी सुप्रीम लीडर्स होते थे, सुप्रीम गुरु होते थे सिख धर्म को, वही अकाल तख्त के अंदर बैठा करते थे। उसके बाद हुआ क्या कि ये जो भिंडरावाला था वो उसने अकाल तख्त के ऊपर कब्जा कर लिया, वहां के गुरुओं को वहां से भगा दिया गया और अकाल तख्त पे विराजमान हो गया ताकि वहां से पूरे सिखों को आसानी से भड़काया जा सके। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनके सिर के ऊपर बहुत ज्यादा पानी जा चुका था। इसलिए इंदिरा गांधी ने क्या किया कि पहले एक पीस प्रपोजल भिंडरावाले को भेजा। लेकिन भिंडरावाले तो भिंडरावाले था, उसके सर पर भूत सवार था और भूत था पंजाब को अलग करने का। वो उसने क्या किया कि वो इंदिरा गांधी के पीस प्रपोजल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और मना कर दिया। उसका एक ही था कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब की आज़ादी, पंजाब को भारत से अलग करो। अब इंदिरा गांधी ऐसे मानने वाली नहीं थी। उन्होंने सोचा कि अब भिंडरावाले को किसी तरह रोकना ही पड़ेगा। 1 जून 1984 को पंजाब के अंदर पूरी तरह से कर्फ्यू लागू कर दिया गया। कोई भी बस ट्रेन जो था वो पंजाब के अंदर एंटर होना अलाउड नहीं था। सब कुछ, सारे वे ऑफ कम्युनिकेशन जो थे और ट्रांसपोर्ट, सब कुछ बंद कर दिए गए और जितने भी मीडिया हाउसेस थे सबको पंजाब के बाहर भेज दिया गया। यानी कि कोई भी चीज पंजाब के अंदर इंफॉर्मेशन ना जाएगी और ना पंजाब के बाहर इंफॉर्मेशन आएगी। और उसके बाद आर्मी को बोला गया कि अब आप गोल्डन टेम्पल के पास जाइए और वहां पे ऑपरेशन कर दीजिए। ध्यान दीजिए कि गोल्डन टेम्पल के अंदर आर्मी और पुलिस का एंट्री पूरी तरह से बैन था। ये एक बहुत बड़ा साहसिक कदम था इंदिरा गांधी का कि आर्मी को वहां पे भेज रही। जब आर्मी वहां गोल्डन टेम्पल के परिसर में शामिल हुई तो वो हक्का बक्का रह गई, क्योंकि उनकी वो प्रिपरेशन नहीं थे। उन्हें लगा कि भिंडरावाला सिर्फ एक अलगाववादी है, लेकिन भिंडरावाला एक बहुत बड़ा ट्रेंड आतंकवादी बन चुका था। उसके जो लोग थे वो बहुत ज्यादा AK-47 चलाने में ट्रेन हो चुके थे। आर्मी हक्का बक्का रह गई। जो पहला अटेम्प्ट गोल्डन टेम्पल के अंदर घुसने का हुआ उसी में इतना जबरदस्त उधर से फायरिंग हुआ कि उसमें कई आर्मी के जवान मारे गए। ऐसे में उसमें जो ब्लू स्टार ऑपरेशन था, कुलदीप सिंह बरार उस ऑपरेशन के लीडर थे। उन्होंने बोला कि हमें टैंक की जरूरत है, ये बहुत ज्यादा अंदर से ट्रेन है, इनके ताकत का अंदाजा लगाने में हमसे गलती हो गई है, इनसे ऐसे नहीं निपट सकते। कुलदीप सिंह बरार ने टैंक मंगा लिया और कई गोले टैंक से बरसा दिए अकाल तख्त के ऊपर। अकाल तख्त के ऊपर गोले बरसने से अकाल तख्त पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें भिंडरावाले और उसके जितने भी सैनिक थे, बहुत ज्यादा सैनिक जो थे वो मारे गए और बाद में जो सरेंडर कर दिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन माना तो गया कि गोल्डन टेम्पल को इन आतंकवादियों से आजाद करा लिया गया। लेकिन इंदिरा गांधी की ये बहुत बड़ी राजनीतिक चूक थी कि उन्होंने अकाल तख्त के ऊपर सेना को ऑर्डर दिया कि आप वहां पे गोले बरसाइए। अकाल तख्त के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि अकाल तख्त कितना बड़ा सुप्रीम अथॉरिटी और सिखों के अंदर एक बहुत बड़ी भावना है। अगर आतंकवादियों ने अकाल तख्त के ऊपर कब्जा कर लिया है तो आप गवर्नमेंट हैं, आपको अकाल तख्त को बचाना आपका हक बनता है, ना कि अकाल तख्त को बर्बाद करना आपका हक बनता है। और इसी जो पूरे सिख समुदाय थे वो इंदिरा गांधी से बहुत ज्यादा खफा हो गए। सारे के सारे सिख बहुत ज्यादा उनसे खफा हो गए और यही इसका नतीजा हुआ कि 31 अक्टूबर 1984, अभी ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 महीना हुआ था कि इंदिरा गांधी के 2 सिख बॉडीगार्डों ने ही उनकी हत्या कर दी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ही प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी और उसके बाद जो हुआ दिल्ली के अंदर वो तो पूछना ही नहीं। 1984 दिसंबर में ही दिल्ली के अंदर
एंटी सिख राइट भड़क गया और वहां पे लगभग 5,000 से ज़्यादा सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया और इसी कांग्रेस के लीडर्स ने ही ऐसा काम किया। उस समय राजीव गांधी ने एक बहुत बड़ा विवादास्पद बयान दिया था कि अगर कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो उसके अंदर तो लोग दब ही जाएंगे, धरती तो कांपती ही है। और ये बयान देने के बाद एक प्रधानमंत्री ने अपनी माँ के हत्या का बदला लेने के लिए जो निर्दोष सिख थे उनको मरवा दिया दिल्ली के अंदर। 5,000 सिख मारे गए और उसके बाद 1985 में इस जो एंटी सिख राइट हुआ था उसका बदला लेने के लिए सिखों ने क्या किया कि कनाडा के से एक फ्लाइट चली थी दिल्ली की तरफ एयर इंडिया के, उसमें 330 पैसेंजर थे। उसके अंदर इन लोगों ने बम रख दिया, वो बम हवा में ही फ्लाइट में फट गया, फ्लाइट पूरी तरह से क्रैश हो गया और सभी 330 लोग मारे गए। तो ऐसे कई कई तरह की घटनाएं होती रही, लेकिन आज जो पंजाब है वो पूरी तरह से शांत है और वहाँ पे खालिस्तानी जो है वो बहुत छिट्टे पुट्टे विचारधारा है, लेकिन किसी तरह का वहाँ पे मूवमेंट नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पूरे खालिस्तानी मूवमेंट, ब्लू स्टार ऑपरेशन और इंदिरा गांधी की हत्या की बात पूरी तरह से समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।